स्टार्ट करो तो सब जन जल्दी। ये ग्रीन वाला बॉक्स सब बच्चों को लिखना स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। ये वाला और इसके नीचे वाला पैराग्राफ। अगर हम भैया कल मैं नहीं आई थी तो मैं कितने पेजेस छोड़ू? कल के लिए कितने पेजेस छोड़ने बोलूं स्वरा को? लगातार तीसरे दिन सानवी दीदी का आगमन हो चुका है, तरी सर्व भैया भाविक भक्तांनी आशीर्वादाचा लाभ घ्यावा। सानवी दीदी तो आज स्ट्रीक तोड़ने वाली, लगातार 3 दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखा जाएगा ये तो। 3 दिन लगातार सानवी दीदी ट्यूशन कर रही है, बाप रे बाप। ये तो देखो ये हो गया। नहीं भैया। भैया तो स्वरा को कितने पेज छोड़ने बोलूं कल के लिए? 2.5। स्वरा 2.5। 3 छोड़ दो स्वरा, 3। ठीक है भाई। चलो सबने पैराग्राफ लिख लिया। अगर हम नहीं खेत में भैया। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं तो खेत की मिट्टी कुछ काम की नहीं बचती। फिर हमको अगर खेत की मिट्टी को काम का बनाए रखना है, खेत की मिट्टी को फर्टाइल उपजाऊ बनाए रखना है, तो हमको एक क्रॉप लगाने के बाद जब हम उसकी फसल काट कर निकाल लेते हैं, फिर हमको दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए। मान लो कि मैंने संकल्प भैया ने आज इस बार 2025 में अपने खेत में कपाशी लगाई, कपाशी कपाशी म्हणजे कॉटन। तो फिर मैं कपाशी के बाद सोयाबीन लगाऊंगा, फिर सोयाबीन के बाद मैं मक्का लगाऊंगा, फिर मक्के के बाद मैं गेहूं लगाऊंगा, गेहूं के बाद मैं कुछ तुरी लगा दूंगा, तुरी तुरी के बाद मैं फिर वापस मिर्ची लगा दूंगा। ऐसे क्रॉप रोटेट करते रहना चाहिए। अगर हम अलग अलग क्रॉप लगाते रहते हैं उससे हमारी मिट्टी उपजाऊ रहती है। अगर एक ही क्रॉप लगाए, इस साल कपाशी लगाई, अगले साल कपाशी लगाई, उसके अगले साल कपाशी लगाई, उसके अगले साल कपाशी लगाई, फिर 6-7 साल में मेरी खेत की पूरी मिट्टी बर्बाद हो जाती है, भंगार हो जाती है, खराब हो जाती है सारी की सारी। तो मेरी खेत की मिट्टी, भैया सोना तो नहीं ऐसा उगले, क्यों? लेकिन मेरी खेत की मिट्टी मिट्टी मेरी फसल उगले, उगले, हिरी हिरी फसल, हरी हरी फसल। तो अच्छी फसल आने के लिए मिट्टी अच्छी चाहिए, और मिट्टी अच्छी रखने के लिए क्रॉप बदलना पड़ता है टाइम टू टाइम। और कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट है, अगर हम हमारे खेत की मिट्टी में वो प्लांट लगाते हैं उससे हमारे खेत की मिट्टी का उपजाऊपना बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसे प्लांट को कहा जाता है लेज्यूमिनस प्लांट। मतलब, और ये साइंटिस्ट लोगों ने, या ये कृषि क्षेत्र में, कृषि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती बाड़ी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों ने बोला है कि हमको कोई भी फसल लगाने के बाद में एक तो भी लेज्यूमिनस क्रॉप की फसल लगानी चाहिए। भैया लेज्यूमिनस क्रॉप मतलब क्या रहते हैं? मतलब दाल बच्चों, दाल। दाल में तुरी की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, टहाड़, है ना, मटर, ये सारा सारा। ठीक है, ऐसे अलग 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 हमको दाल लगानी चाहिए। ऐसे दालों को हम कहते हैं लेज्यूमिनस क्रॉप बच्चों। जैसे इधर लिखो मत, देखो, शेंगदाना पीनट, फिर मूंग, फिर मॉथबीन, फिर पीज, लेंटिल मतलब लेंटिल म्हणजे अरहर, बेंगाल ग्राम म्हणजे टहाळ, सोयाबीन, ठीक है, और मॉथबीन म्हणजे मटकी, ठीक है, मूंग, मूंग म्हणजे मूंग तो देखे हिरवी हिरवी, वो इस मटकी रहती है, और मौतबीन म्हणजे चौड़ी। ये सारा लगाना चाहिए। चलो ऊपर का लिख लिया क्या सब बच्चों ने? हाँ जिन्होंने ऊपर भैया। का लिख लिया वो नीचे का लिखना चालू करो फटाफट से। भैया नेक्स्ट पॉइंट या कंटिन्यू? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, डॉट पॉइंट लगा के, हर बार डॉट डॉट पॉइंट लगा के लिखते रहो। अगर तुमने गेहूं लगाया तो गेहूं के बाद पीनट लगाओ, फिर वापस गेहूं लगाया उसके बाद पीनट लगाओ, फिर वापस गेहूं लगाया उसके बाद पीनट लगाओ। तुम पीनट से बहुत बोर हो गए तो मूंग लगाओ,
बोला ये जा रहा है हर बार भी जब भी तुम फसल लगाते हो, फसल उगाते हो कोई भी क्रॉप की, उसके बाद इनमें से कम कोई एक तो भी क्रॉप की फसल लगाओ। तुम्हारे खेत की मिट्टी एकदम टकाटक रहेगी, एकदम पैक, एकदम मस्त। खेत की मिट्टी अच्छी, तो खेत में उगने वाली फसल भी एकदम अच्छी। खेत में उगने वाली फसल एकदम अच्छी, तो उसको बेच के तुमको पैसे भी मिलेंगे अच्छे खासे। उसको बेच के तुमको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो फिर तुम अगले बार और अच्छे बीज खरीद पाओगे और अच्छी फसल लगा पाओगे। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो। लेंटिल, लेंटिल म्हणजे भैया अरहर। मैं अभी अभी अरहर, ज्वाइन अरहर की ज्वाइन दाल हुआ तो पता है क्या? उड़द, उड़द। मसूर पता है क्या? मसूर। हाँ, लेंटिल म्हणजे हाँ मसूर, भैया। मसूरीची डाळ। एमपीएस में होती है ना वो काली काली, काले काले दाल रहते हैं, उसमें चावल के साथ खानी पड़ती है। हाँ हम लोग भैया पास अभी बहुत नहीं रहते, भंगार खाली वो रखता हूँ। करना। पर वो बहुत हेल्दी रहता है बेटा, इसलिए खाना चाहिए। अच्छा नहीं भी लगे तब भी खाना चाहिए। नहीं, अभी भारी भारी बनता है, पाव भाजी, सोयाबीन, क्या मंचूरियन। नहीं, मैं तो आया था उस दिन बैंगन भैया की भाजी। ऊपर का क्या कुछ नहीं बनता भैया। एक दिन देते बस वो साल में। एमपीएस। भैया जैमर बनाने के लिए क्या करता है? सोयाबीन क्रंच कौन सा खाया लेना? तो सिग्नल ऑयल का जैम? होता यूट्यूब, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा शायद। अच्छी आइडिया दी पर तूने मुझे। मैं बनाऊंगा सिग्नल जैमर, गेम कर दूंगा मैडम। भैया बोलो भैया जी। ये हमारा ना डिस्कनेक्ट हो गया नहीं, कनेक्टेड दिखा रहा है ना, आप हो ना भी जूम था। मीटिंग में। तो ये ऊपर का क्या क्या लिखना था वो स्वराज को एक बार अच्छा दिखा अच्छा, दीजिए। नहीं एक मिनट जी। अ, इतना ओके स्वराज? अ, इतना ओके है? हो गया ओके ओके। था। सब जन लिख लो, 1 मिनट में आगे चलेंगे हम। भैया दरवाजा लगा लो। वो तो हो गया भैया। हो गया ओके जी। ओके जी। भैया सही स्क्रीन दीदी आज है क्लास भैया। चालू हो गया इसलिए ना, नहीं हुआ निकालना। कल आते हैं आप सुबह। ये वाला हो गया सबका। आगे चलूं? किसी को कुछ पूछना है माइक ऑन करके पूछ सकता है, ऑफलाइन में किसी को कुछ पूछना है हैंड रेज करके पूछ सकता है। चल आगे चलते हैं अपन। ये वाला तो हमने पहले भी बहुत बार लिखा है ना बच्चों। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में क्या फर्क रहता है? भैया मैं ऑटोट्रॉफिक म्हणजे जो खुद का खाना खुद बनाते, म्हणजे जैसे तुम्हारी मम्मी। नहीं, ऑटोट्रॉफिक म्हणजे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। आगम को पता है ना ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक? पक्का? और ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या है आगम? ऑटोट्रॉफिक अब बीच बोला ना मैंने, उसमें चैंग हो गया आगम। ऐसे कैसे? तेरे कितना कम ध्यान है। चल यार तुम बताओ ऑटोट्रॉफिक कौन रहता है? कौन रहते हैं अच्छा, मेरे को लगा मम्मी। मम्मी रोज खुद से खाना बनाती नहीं। मम्मी खुद से खाना नहीं बनाती। मम्मी खेत में उगा हुआ अनाज घर पर लेके आती है, फिर उस गेहूं को पिसा के फिर उसको हम खाते हैं। हम दूसरे को खा जाते हैं, पौधे को काट के खा जाते हैं। देखा है क्या तुमने वो प्लांट कैसे चिल्लाता है? टमाटर कैसे चिल्लाता है उसको काटते टाइम, कट 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 कट। चिल्लाता नहीं? तुमको उसकी आवाज नहीं सुनाई देती? चींटी जिंदा रहती कि नहीं रहती? उसकी आवाज आती कि तुमको मरते टाइम? तो टमाटर मरते टाइम उसकी आवाज आती कि टमाटर की? गुरु।
देखो, और फिर हेट्रोट्रॉफिक। नहीं, नहीं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या? हेट्रोट्रॉफिक म्हणजे जे दूसरे पे डिपेंड रहते, जैसे अपन इंसान प्लांट को मार के खाते, नाक तोड़ा प्लांट को खाता, भालू फिश को खाता, स्नेक बिंडुक को खाता, लॉयन टाइगर वो डियर को खाते, क्रोकोडाइल वो डियर को खाता, ऐसे अलग अलग, ईगल स्नेक को खाता। ये कल हुआ ना, आज भी है ना। हाँ, टाइम टेबल डाला हुआ है ना। टाइम टेबल नहीं डाला है ना। एक ही दिन में एक ही मैसेज में लिख के डाला हुआ है, 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। कितने बजे? 9 बजे। 9 से 10। ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ आया सबको? हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या? जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे का खाते। ये प्लांट किस में आता है, ऑटोट्रॉपिक में कि हेट्रोट्रॉपिक में? ऑटोट्रॉपिक। अब देखो, प्लांट जो है, प्लांट अथर्व ध्यान दो, सक्षम ध्यान दो, ये प्लांट जो है, याद नहीं की माइक ऑफ। हाँ, सब जन कैमरा ऑन करके कैमरा के सामने बैठो। उत्कर्ष कैमरा के सामने नहीं बैठा है, स्वरा कैमरा के सामने नहीं बैठी है। रिमूव करूँ क्या तुमको? सानवी का कैमरा बंद है, रुको रिमूव कर देता। देखो, तो ये रूट जो है प्लांट का, इधर से क्या उसके अंदर जा रहा? वाटर। प्लांट के शरीर के अंदर ऐसा कौन है जो मिट्टी से पानी इकट्ठा करके प्लांट को ऊपर तक पानी पहुंचा रहा है? नहीं, रूट्स तो सिर्फ नीचे है। और रूट्स तो ये जब ऊपर है क्या, जमीन के ऊपर आने के बाद? जब मैं ये बात मानता हूँ कि जमीन यस में तो काली काली जो ब्राउन ब्राउन मिट्टी है, नहीं, ब्राउन ब्राउन मिट्टी में तो रूट्स है, वो मिट्टी से पानी खींच ले रहे हैं। लेकिन जब पानी प्लांट के शरीर के अंदर आ जाता है, क्या रूट्स प्लांट के अंदर उगते हैं? ये तुम्हारे हाथों पे बाल है, बाल तुम्हारे सर पे भैया बाल है, तुम्हारे स्किन के अंदर से बाल उगते क्या? खून में बाल रहते क्या? नहीं ना। फिर ये रूट्स जो है, रूट्स ये मिट्टी में उगते हैं, ये प्लांट के शरीर के अंदर उगते हैं क्या? नहीं, रूट्स का काम होता है मिट्टी में से पानी उठाना और झाड़ के अंदर डाल देना। अब झाड़ के अंदर तो आ गया, ऊपर कौन लिख जाएंगे उसको? नहीं, स्टेम नहीं, मैंने तुमको पढ़ाया था, उसका नाम रहता है जाइलम। क्या नाम रहता है उसका? जाइलम। जैसे XEROX जेरोक्स, जेरोक्स, वैसे XYLEM का नाम रहता है जाइलम। क्या लिखा है? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल एरियर पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम का ये करता है। जाइलम जो है, जाइलम ब्लू ब्लू कलर का जाइलम दिख रहा है क्या? नीला नीला कलर का जाइलम, नीला नीला कलर का जाइलम, देखो उधर एरो दिख रहा है क्या तुमको, ब्लू ब्लू? ये पानी ऊपर 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 पूरे प्लांट को पानी जा रहा है क्या? चेक करो। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? प्लांट से नीचे का पानी, रूट से गोला करे वाला पानी ऊपर लेके जाता है। ध्यान रहेगा कि सब बच्चों को पक्का। आनी दूसरा रहता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है, झाड़ इतना सारा खाना बनाता ना, कैसे खाना बनाता, क्या करके खाना बनाता झाड़? फोटोसिंथेसिस। झाड़ क्या करके खाना बनाता? फोटोसिंथेसिस। और उसके फोटोसिंथेसिस में फूड किधर बनता? पत्ते में, हिरवे हिरवे पत्ते में। धूप किस पे गिरती? पत्ते पे धूप गिरती ना, झाड़ को इतना हिरवा हिरवा पत्ते क्यों रहते? ज्यादा पत्ते रहे तो ज्यादा खाना बनेगा, इसलिए झाड़ को इतने सारे पत्ते रहते। तुमको है क्या 500 हाथ? 500 हाथ लेके जाते तुम स्कूल में? एक हाथ में पेंसिल, दूसरे हाथ में पेन, एक में इरेजर, एक में एक बुक, दूसरे में स्टेपलर, दूसरे में स्टेपलर की पिना, ऐसे एक में पानी की बोतल, एक में डब्बा, ऐसा लेके जाते सारा, इतने 100 हाथ में पकड़ के। तुमको जैसे 100 हाथ नहीं है, पर प्लांट्स को इतने सारे पत्ते क्यों रहते? छोटा छोटा भी झाड़ रहा, उसको इतने सारे पत्ते रहते, पत्ते पत्ते पत्ते। गुलाब के झाड़ को फूल तो गुलाब का एक आता, पत्ते रहते उसको 50। इतने सारे लीफ क्यों रहते उसको? लीफ के ऊपर, हिरवे हिरवे पत्ते के ऊपर, हिरवा हिरवा पत्ता खाना क्यों है? बनाने के लिए तो उसमें क्या भारे पड़े वाला है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वाले पत्ते में जब सनलाइट गिरती है, क्लोरोफिल। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश गिरता है, और ये जो प्लांट होता है ना, ये हवा से क्या खींच लेता है, कौन सी गैस लेता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है आणि उल्टी करते टाइम वो ऑक्सीजन छोड़ देता है। फिर उसकी उल्टी जो रहती है ऑक्सीजन, वो हम लेते, और हम उल्टी कर देते वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते। फिर हमने उल्टी करे वाला कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता? ये प्लांट लेता, ये ले लेता उसको, फिर ये उल्टी करता, उल्टी में प्लांट क्या छोड़ देता? ऑक्सीजन। आणि वो ऑक्सीजन को कौन लेते? हम लेते, इंसान लेते, एनिमल्स लेते। और हम ऑक्सीजन ले लेते और बदले बदले में क्या छोड़ देते? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सब तो चलते रहता श्वास का एक एक तरफ, लेकिन ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता क्यों? मजा रखे इसको नहीं, इसको खाना बनाने का है, खाना, हाँ खाना, हाँ खाना, या ऐसी रिएक्शन होती है। देखो, ये प्लांट क्या करता, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ढाप लेता ही। कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले लिया, और मिट्टी से क्या ले लिया इसने? मिट्टी से वाटर। इसने रूट्स ने मिट्टी में से निकाल निकाल के पानी लेके आया ना ऊपर ये, और फिर इसके ऊपर क्या गिर गई? सनलाइट। और इसके पास हिरवा हिरवा क्या है? क्लोरोफिल। हमको कैसे मालूम इसके अंदर है? अरे हमने चेक करा, दिखने में हिरवा हिरवा दिख रहा था,
फिर हम एक पत्ते को तोड़ के साइंस लैब में लेके गए, उधर माइक्रोस्कोप में ज़ूम करके देखा क्या है इसके अंदर। तो जब हमने पत्ते को ज़ूम करा, उसमें हिरवा-हिरवा पानी भाग रहा था। जैसे हम होली के गुब्बारे के अंदर पानी भर के रखते हैं, कलर का पानी, गाँठन बाँध के रखते हैं के सारे फुग्गे होली के दिन। वैसे ची प्लांट के पत्ते को जब हमने ज़ूम करके देखा साइंटिस्ट लोगों ने, उसके अंदर पूरा हिरवा-हिरवा पानी-पानी जैसे भरा रहता था। कोणते झाड़ के इसमें भरेल था। जो कुछ-कुछ झाड़ में कम रहता, कुछ-कुछ झाड़ में ज़्यादा रहता क्लोरोफिल। तो सब में क्लोरोफिल था। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया, एक जिंदा झाड़ उसको मारा नहीं, उसके पत्ते नहीं तोड़े। हमने ना उसपे उसके पत्ते को हल्के से इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन जैसे हम बादली में पानी रहता, हम पिचकारी डालते हैं उसमें और पिचकारी खींचते तो बादली का पानी कम होता, ज़्यादा होता? कम होता और हमारी पिचकारी में आ जाता ना पानी। तो हमने वैसे ही पत्ते को कुछ तो भी साइंस का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें का हिरवा-हिरवा क्लोरोफिलिस निकाल दिया। फिर वो झाड़ को रख दिया हमने। उस झाड़ पे जितने पत्ते थे पूरे क्लोरोफिल निकाल डाले हमने सब में से, और वो झाड़ को वैसे ही रख के आ गए हम। जब वैसे ही उसको रख के आ गए, हमको मालूम पड़ा 1-2 दिन बाद ही प्लांट मर जा रहा, भूखा मर जा रहा, भूखा। क्यों? हमने क्या निकाल लिया उसमें से? क्लोरोफिल। मतलब हमको ये एक्सपेरिमेंट करने से मालूम पड़ा कि अगर झाड़ में से क्लोरोफिल निकाल लिया तो झाड़ जिंदा रह सकता क्या? नहीं जिंदा रह सकता। क्यों? तो क्लोरोफिल है तो ही वो क्या बना सकता? फूड बना सकता, खाना बना सकता। उसके घर पे, तुम्हारे घर पे आप तुम गए, मम्मी नहीं मिल रही। तुमने फ़ोन ढूँढने की कोशिश की, एक भी फ़ोन नहीं मिल रहा। तो मम्मी, मम्मी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे, फूँक के बैठ गए फिर गुस्से में, जा मैं अभी होमवर्क ही नहीं करूँगा, स्कूल ही नहीं जाऊँगा। ऐसे तुम फूँक जाते ना लगे घर पे जाने के बाद में। तुम्हारी मम्मी ज़रा-सी 2 मिनट इधर-उधर गई, कैसे फूँकते फिर मम्मी के ऊपर तुम? तो ऐसे करती, जा मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगा अभी। फिर मम्मी तुमको समझाती, ऐसे नहीं, फिर बहुत नाटक करते। फिर मम्मी आती 15 मिनट बाद फॉर्म में 2 धापटे देती और चुप स्कूल जाते फिर तुम, है ना? पर मान लो तुम घर पे गए, आज मम्मी नहीं, तुमने फ़ोन देखा आजू-बाजू में, फ़ोन ही नहीं। तुम ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, मम्मी, मम्मी, मम्मी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दे रहे। तो फिर गुस्सा होके आधे घंटे टीवी देखते बैठे। फिर रात के 8 बज गए, फिर तो तुमको भूख लगी। फिर तुम तभी तक मम्मी आई नहीं, कोई नहीं घर पे, दादी नहीं, पप्पा नहीं, दादा नहीं, मम्मी नहीं, सब बच्चे-बच्चे थे, छोटे बच्चे थे सिर्फ। तुम पड़ोसी के घर पे गए, मम्मी तुम चक्कर डाली का? मम्मी तुम्हारे पास में है क्या? तुम मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है उनके घर पे गए, मम्मी है क्या? तुम जिसके घर पे जा रहे, सब घर पे बच्चे थे सिर्फ। सब बच्चे परेशान है, किधर गई मम्मी, किधर गए पापा, किधर गए दादा, किधर गई दादी? मिलिस नहीं रहा ना कोई, निस्ते बच्चे से बच्चे सब जगह पे, बड़े लोग सब गायब हो गए। ठीक है, फिर सब बच्चे रात में 8 साढ़े 8 बजे रास्ते पे आ रहे, देख रहे, अरे कौन किधर है? सारी गाड़ी सन्नाटा पड़े वाली है, रास्ते पे ट्रक खाली पड़े वाले, रास्ते पे गाड़ियां रिक्शा खाली पड़े वाले, बड़े लोग दिख ही नहीं रहे ना किधर भी। दुनिया में सब लोग, बड़े लोग गायब हो गए एकदम से। कैसा होगा? डेंजर हो जाएगा ना, खाना बनाने वाला नहीं रहा कोई तुम्हारे ध्यान रखने वाला। रात में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? गली में नीचे बजते, ओए किधर गए, सब रो रहे, पुलिस वाला भी नहीं ना कोई, कोई बड़ा नहीं ना। कैसा लग रहा? सब बड़े लोग गायब हो गए, एक चुटकी बजा के भुर्र गायब हो गए सब के सब। कैसा लग रहा तुमको? डेंजर, मजा आएगा क्या? मजा नहीं आएगा, रोएंगे नहीं, तेरी फ्री। भागते भागते ट्यूशन पे आएंगे, बस अंकल भाई जिंदा बचे कि नहीं देखने को, अंकल भाई गायब, आंटी गायब, कुछ नहीं। और बाप, इधर ट्यूशन की गली में बच्चे, इधर येड़े टुकार बच्चे शाइनिंग मारते रहते, वो भी रो रहे, उनके घर में कोई नहीं, सब रो रहे रिश्ते। तो बहुत सारे बच्चे तो सोमनाथ तो काका की दुकान लूट रहे, पूड़े तोड़ रहे, चॉकलेट तोड़ रहे, लेके भाग जा रहे। तुमको लगा अब शाम में खाने कुछ नहीं, तुम भी घुस गए गर्दी में, तुम भी चिप्स पूड़े लेके भाग गए अपने घर पे। फिर टीवी देखते बैठे, रोते बैठे, खाना खाते बैठे, तुमको लगा सब अब सब सन्नाटा। फिर तुम धीरे धीरे रात में बहुत रोए, लेकिन तुमको इतना तो ध्यान था कि रात में घर का दरवाजा लगा के सोते, चोर आ सकता है, नहीं चोरी हो सकती, तो तुमने घर का दरवाजा लगाया। तो और तुम ऊपर नहीं गए अपने रूम में सोने के लिए, तुम हॉल में ही सो गए उस दिन। फिर तुम सुबह उठे, 7 बजे नींद खुली तुम्हारी, वापस सब बाहर है, गली में सब बच्चे बच्चे वापस से, सब बच्चे ढूंढ रहे ना, उनके भी बड़े लोगों को वो ढूंढ रहे, तुम सब जन परेशान। सब छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बड़े बच्चे जो है उनको समझा रहे, रो मत रो मत। जो बड़े बच्चे 10th स्टैंडर्ड के, 9th स्टैंडर्ड के, वो सब छोटे बच्चों को एक जगह बिठा रहे, वो लोग खाने का नियोजन वगैरह कर रहे हैं आपस में। ठीक है कि सबको खिलाना पड़ेगा ऐसे वैसे, पानी का जार की दुकान बंद पड़े वाली, फिर एक जन पानी का जार दुकान चालू जाके जाके चालू किया। एक जन बिजली से नहीं पूरे गांव में, फिर एक जन एमएससीबी, 10वीं के 2-3 बच्चे थे, उनको मालूम था बिजली किधर से आती, 11th और 11th स्टैंडर्ड के ऊपर के सब जन गायब पूरी दुनिया से। फिर वो 10वीं के बच्चे बिजली के ऑफिस में गए, वहां से बटन चालू करके पूरे गांव में बिजली आई, टीवी वगैरह चालू हुई वापस। फिर जिंदा रहने के लिए फिर कुछ दिन बाद जो है वो बिजली का प्लांट ही बंद पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस बिजली के प्लांट को बिजली किधर से आती थी, उसको मुंबई से बिजली आती थी। मैंने याद है तुमको बताया था ना, मुंबई में कैसे बिजली बनाते, बताओ मुंबई में कैसे बिजली बनाते? कोयला जला के, कोल जला के, थर्मल पावर प्लांट में, बताया था ना मैंने तुमको। पर मुंबई में सब बड़े लोग गए तो थर्मल पावर प्लांट ही बंद पड़ गया। पूरे महाराष्ट्र में बिजली आनी बंद हो गई, बिजली इसने। फिर ये जितने भी 10th के बच्चे, फिर धीरे धीरे सारे बच्चों ने क्या किया, पूरे लासुर स्टेशन के अलग अलग इलाकों से बच्चे 2-4 गली में आके रहने लग गए, उधर के घर सारे खुले पड़े थे, उन घरों में आके रहने लग गए सब जन। ठीक है,
और जो बड़े बच्चे थे वो छोटों का ध्यान रखने लग गए सब दिन। सिविलाइजेशनल एकदम कोलैप्स हो गई ना, सब बड़े लोग गायब हो गए। फिर धीरे-धीरे जो खेत इतने खाली पड़े वाले थे, शेतकरी गायब हो गए, लेकिन खेत में तो अनाज उग रहा था। फिर सारे बड़े बच्चे गए, फसल काट के लाए और उससे फिर उसको साफ वगैरह किया। फिर जो गिरनी रहती है ना, गिरनी, दड़न की दुकान पे लेके गए, उसको साफ किया। फिर कुछ दिन बाद पानी का जो जार की दुकान है, उधर का पानी खत्म हो गया, पीने को पानी नहीं था। फिर जो बड़े बच्चे वो पानी की टाकी रहती है ना बाजार पट्टी में, उस पे चढ़े। उस बड़े सारी ऊँचे हाई वाटर टैंक रहता है ना, सबके गाँव में रहती है ना एक पानी की टाकी, ऊँची-सी, ऊँची-ऊँची बनाई रहती है। उधर वो चढ़े, उधर से उन्होंने पानी देखा, पानी में सब गंदा-गंदा बैक्टीरिया फैल के रखा था, शेवाल लग गया था। फिर उन्होंने दुकान का शटर फोड़ा एक, उधर ब्लीचिंग पाउडर मिलता था, ब्लीचिंग पाउडर ले जाके ऊपर डाला टाकी में। पूरा वो बैक्टीरिया वो साफ हुए, फिर वो नल उधर से कॉर्क ऑन किया, फिर गाँव में पानी आया। तो गाँव में पानी आया तो सब पूरे गाँव में थोड़ी लोग रह रहे थे, सारे बच्चे तो 2-3 गली में रह रहे थे ना। तो उधर के सबने नल चालू किए, बादली में, टाकी में पानी भर के लिया, सबने मोटर चालू किए, मोटर चालू नहीं, बिजली बंद हो गई थी, तो नल से सादा-सादा पानी भर के लिया सबने। फिर उस पानी को उकाड़ा, उकाड़ा किस पे, गैस टाके खत्म हो गए थे सारे और गैस टाकी देने वाला कोई बचा नहीं था। तो फिर शेगड़ी, फिर सब बड़े बच्चे ने लकड़ी काट के लाई, फिर लकड़ी को पत्थर से खट 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 करके जलाया। या जो दुकानों पे माचिस पेटी बचा ली थी ना, जितनी भी लासुर स्टेशन में माचिस पेटियां बचा ली थी, बड़े बच्चों ने सारे छोटे बच्चों को कमीशन दिया, सब दुकानों पे जाओ, सारी दुकानें खुली पड़े वाली है, कोई नहीं उधर, और ध्यान से सब माचिस पेटी लाओ। और एक ने भी माचिस वाया नहीं करने की, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितने दिन तक मिलता नहीं वापस। तो सब माचिस पेटी लाके एक घर में पूरी माचिस पेटी भर के रखेल थी, कि ध्यान से यूज करना है, वेस्ट नहीं करनी माचिस, काटी जा रही भी, सब कुछ ध्यान से यूज़ करना है, बिजली नहीं आ रही। फिर रात में मशाले वगैरह जला के रखे उन्होंने। फिर 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए। अब स्कूल तो छुट्टी, स्कूल की तो सब पढ़ाई-लिखाई बंद। अब सर्दियों का समय, दिसंबर आ गया, ठीक है? फिर सब लोग अपने-अपने घर पे गए वापस से और अपने-अपने ठंडी के कपड़े लाए। सब बड़े बच्चे तुम्हारे साथ आए सुबह के टाइम पे, सुबह का टाइम था, सबने बोला अपने ठंडे के कपड़े सब लोग लेके आओ। तो तुमने तुम्हारा तुम्हारा सामान इधर लेके आ गए। सामान वैसे ही था सारा-सारा। फिर बर्तन, भांडे, सबके घर में अनाज भी था। गेहूँ की कोठी रहती है, चावल की कोठी रहती है, ज्वारी, बाजरे की रहती, जो तुमने कभी खोली नहीं है, बस तुम्हारी मम्मी को तुमने काम करते देखा है। पर ऐसे समय आ गया, अब कोई बड़ा नहीं तो तुमको खोलनी पड़ रही। फिर बड़े बच्चे तुम्हारे साथ में आके सारा-सारा गेहूँ, 2-4 घर में पूरा गेहूँ गोला करे, 2-4 घर में पूरी ज्वारी, 2-4 घर में पूरे चावल, है ना? और सारे स्टोव, बड़े-बड़े तवे, वो सारे एक जगह गोला कर रहे हैं। ठीक है? ऐसे लकड़ी वगैरह तोड़ के लाते हैं रोज़ जाके। ऐसे एकदम प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग, जैसे आदि मानव रहता था क्या, वैसे रहना पड़ रहा। फिर धीरे-धीरे बड़े लोग नहीं है, तो ये सारे आस-पास के खेड़े गाँव में पूरा जंगल-जंगल बनते चले गया। उधर जंगली घास उग गई, जंगली झाड़ उग गए 1 साल में पूरे। फिर जो बिबट्या रहता, लायन रहता, टाइगर रहता, साँप रहते, इतने सारे बिच्छू रहते, वो बढ़ने लग गए। क्योंकि रोज़ रास्ते से गाड़ियाँ आती-जाती रहती, तो वाइब्रेशन जो होता है उसकी वजह से साँप वगैरह सब बिल में छुपे वाले रहते। है ना? बहुत सारे साँप मर जाते, बिंडुक मर जाते, कीड़े-मकोड़े मर जाते। किधर जंगली घास उगी तो उसको टाइम टू टाइम काट डालते अपन। तुमने देखा होगा ना, नवरात्र के टाइम पे किधर मंडल डालने का रहेंगे, उधर की पूरी घास काट के साफ कर डालते। तो टाइम टू टाइम, लेकिन अब कोई है क्या ये सब करने को? नहीं। तो आस-पास में पूरा जंगल-जंगल बनना चालू हो गया। 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तुम सब झाड़ू-वाड़ू बड़े हो रहे, तब भी लोग वापस नहीं आए। तुम लोग अपना कैसे तो जीवन जी रहे, ठीक है? बीमारी फैल गई थी बीच में, मलेरिया हो गया था और डॉक्टर कोई नहीं था ट्रीट करने के लिए। कितने सारे बच्चे तो मलेरिया की वजह से मर गए, मच्छरों ने काटे इसलिए कितने सारे बच्चे मर गए। फिर धीरे-धीरे जितने भी दवाखाने उगड़े पड़े वाले थे और वहाँ पे जाके जितनी भी फार्मेसी दुकानों पे दवाइयाँ थी, सारी दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर दवाई वापस सकते क्या? और दवाई बनाने की जो फैक्ट्री वो भी बंद पड़े वाली थी। उसको भी पूरे गिरवी-गिरवी सारी जंगली घास उग गई थी उसमें पूरी। समझ पा रहे हो क्या? फ़ोटो देख पा रहे हो क्या अपने आँखों के सामने? तो बड़ा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर धीरे-धीरे तुमने संपर्क बनाया संभाजी नगर में रहने वाले बच्चों से, गंगापुर में रहने वाले बच्चों से, सब जगह ऐसी हालत थी पूरी दुनिया में। ठीक है? उधर के बच्चों ने गाड़ी चलाना, उधर के बच्चों ने वो साइकिल रिपेयर करना सबने सीख लिया था। और साइकिल के ट्यूब जो है, साइकिल के टायर बहुत ये थे, कीमती थे। साइकिल के रबर अब कोई बना सकता था क्या? नहीं। पंक्चर निकाल सकते थे, पंक्चर निकालते आता था, लेकिन रबर वापस कोई बना सकता था क्या? काला-काला रबर नहीं। तो जितने भी साइकिलें थी सबने बहुत जम के इस्तेमाल करना चालू की। फिर एक दिन सुबह-सुबह लासुर स्टेशन से 10वीं के 4-5 बच्चे बोले हम गंगापुर जाके या संभाजी नगर जाके आते, देखते। और बाकी बच्चों ने बोला, बड़े बच्चों ने उनको, एक दिन में तो तुम साइकिल से पहुँच नहीं पाओगे, तो ऐसे करो सुबह 5 बजे निकलो, सुबह-सुबह के टाइम पे। म्हणजे तुम शाम के 6-7 बजे तक रांजनगांव तक वगैरह पहुँचेंगे तुम या एएस क्लब तक पहुँचेंगे तुम। और फिर वो आप उधर मुक्काम करो रात में, एखादा घर वगैरह जो खाली पड़ा होगा, पूरी जंगली घास उगी होगी, थोड़ी काट-कूट के उधर मशाल जला के एक दिन गुफा जैसा मुक्काम करो। फिर अगले दिन रात रात भर बाहर मत जाना, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल घूमते सारे रास्ते पे अभी। फिर अगले दिन उठ के जो है सुबह-सुबह 6 बजे उठ के तुम जाना संभाजी नगर में अंदर। उधर जो बच्चे दिखेंगे तुमको मिलेंगे, उनको बताओ ऐसा-ऐसा, और सब लोग फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, सब बड़े हो गए।
फिर इंसान वापस सबने टेक्नोलॉजी वापस बना ली, जो पढ़े-लिखे बच्चे थे वो वापस जो कुटाने करने वाले बच्चे थे, मोटर-बीटर, वायर-वियर से खेलने वाले बच्चे, उन्होंने हल्लू-हल्लू टेक्नोलॉजी बना ली। फिर वो मुंबई में जो थर्मल पावर प्लांट बंद पड़े वाला था, उधर भी तो बच्चे काम कर रहे थे ना, 20-30 साल बीत गए। उन्होंने वो थर्मल पावर प्लांट वापस चालू करा है, सोलर पैनल वापस से चालू करा है। जितने भी सोलर पैनल जितने भी लासुर में लोगों के घर पे लगे वाले थे, वो सारे सोलर पैनल तोड़-तोड़ के निकाल के उठा-उठा के बच्चों ने लाए। बच्चों को स्क्रू ड्राइवर भी चलाते नहीं आता था, लेकिन उन्होंने चलाना सीखा। उनको पाइप फिट करते नहीं आता था, पाइप फिटिंग सीखी। बच्चों को लकड़ी तोड़ के आग जलाना नहीं आता था, बच्चों ने आग जलाना सीखा। ऐसे सब सीखना पड़ता है। बात समझ आई तुमको? फिर अचानक से सुबह हुई, तुम सपने में से उठ गए रोते-रोते। एंड फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बाजू में थी एंड तो मम्मी पूछ रही थी, "क्यों रो रहा? क्यों रो रहा?" तो तुम इतने गहरे सपने में थे। उठे क्या? मज़ा आई क्या सुन के? कितनी भारी मज़ा आई तुमको? किस भारी लगी स्टोरी? उठो अभी नींद में से, अभी ध्यान दो क्लास में। देखो इस ऐसे ये जो अभी मैंने तुमको बताया क्या, अगर कभी ऐसा हो गया, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपोकैलिप्स। क्या बोलते हैं? एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स म्हणजे संकट की स्थिति। कैसे शांत हो गए थे तुम सब सुनते-सुनते? तुम सब खुद को स्टोरी में इमेजिन कर रहे थे ना? है ना? रोड से वो बच्चे जा रहे हैं, रात में मुक्काम में संभाजी नगर के वहाँ पे ठहर रहे हैं, फिर अगले दिन रात में बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि बिबट्या, लॉयन, सारे अलग-अलग सांप वगैरह सब घूमते रहते हैं। गौताड़ा घाट में इतने सारे टाइगर वगैरह रहते हैं, वो सब फैल गए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। इंसानों की आबादी कम हो गई तो दूसरों की बढ़ेंगी ना आबादी, है ना? समझ आ रहा है क्या तुमको? ऐसे होगा सारा। ऐसे को बोलते हैं एपोकैलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? एपोकैलिप्स। मैं तुमको इस पे भारी-भारी पिक्चर बताऊँगा, होमी बाबा के बाद में लेकिन। टर्मिनेटर पूरे 6 पिक्चर 7 पिक्चर टर्मिनेटर के। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर ज़ेड, ज़ॉम्बी के मूवीज़ जैसे खतरनाक-खतरनाक। तुम डर जाएँगे एकदम ऐसे मूवीज़ देख के। लेकिन ये ध्यान देखो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना? क्यों हो सकता है? एक आध दिन अगर बहुत बड़ी बीमारी फैल गई तो दुनिया में, जो सिर्फ़ वयस्क व्यक्तियों को ही हानि पहुँचाती है और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे बड़े लोग मर गए। ठीक है? कैसा होगा? नहीं तो पॉपुलेशन कोलैप्स हो गया तो जैसे जापान में अभी पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है। जापान में पता है तुमको? जापान में अगर लासुर स्टेशन अगर जापान में रहता, तो लासुर स्टेशन में अगर 10,000 लोग रहते ना, 10,000 में से 6,000 7,000 लोग बुड्ढे बुड्ढे। 7,000 लोग लासुर स्टेशन में बुड्ढे। तुम्हारे घर को इमेजिन करो, तुम्हारे घर में दादी जी और दादाजी रहते। फिर तुम्हारे पापा-मम्मी, चाचा-चाची, है ना? फिर तुम 2 बुट्टे पड़े 2 या 3 और वो 2-3 बुट्टुक पड़े चाचा-चाची के, है ना? तो तुम्हारे घर में बुड्ढे लोग कितने रहते? 2 जन। मिडल लोग कितने रहते? 4 जन, मम्मी-पापा, चाचा-चाची, लगभग 4 जन, है ना? और फिर बुड्ढे बड़े तुम जैसे बच्चे कितने रहते? 4, 5, 6 जन, 4 जन रहते, 4 जन। मान लो 2, 4, 4, 2 बुड्ढे, 4 नौजवान, 4 बच्चे, तो 4 और 2 कितना हुआ? 10 जन हुए, 10 में से बूढ़े कितने? 2। अब सोच लो कि तुम 10 जन के फैमिली में रहते, तुम अकेले ज बच्चे हो, अकेले बच्चे, सिंगल चाइल्ड हो तुम और तुम्हारे मम्मी और पापा है और तुम्हारी मम्मी है ना, तो उनके मम्मी-पापा यानी तुम्हारे नाना जी, नानी जी तुम्हारे साथ रहते और तुम्हारे पापा के भी मम्मी-पापा, दादी-दादू तुम्हारे साथ रहते। 4 बूढ़े 4 बूढ़े, फिर तुम्हारे मम्मी-पापा, चाची-चाचा, लेकिन चाची-चाचा को बेबी नहीं चाहिए, ठीक है? उन्होंने कंसीव नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मम्मी-पापा की अकेली औलाद हो, तो नानी-नाना, दादी-दादा, मम्मी-पापा, चाची-चाचा और तुम अकेले। घर में अब बूढ़े कितने हो गए? पहले 2 थे, अब 4 हो गए बूढ़े, फिर मम्मी-पापा, चाची-चाचा 4 जन और बच्चा कितना है अकेला और कोई नहीं होने वाला, एक ही बच्चा। और आस-पड़ोस में गली में ऐसे ही माहौल है। तुम गली में बाहर खेलने को जाते हो, 7-8 जन बच्चे रहते से ना खेलने को, 5-6 जन मिल ही जाते ना तुम्हारी टोली-टोली। 2-4 जन के घर पे गए लोग आ जाते हैं बच्चे खेलने को। इमेजिन करो कि बच्चा बाहर खेलने को जा रहा है, लेकिन उसके गली में वो अकेला बच्चा है। पूरे गली में अकेला बच्चा है वो 10 घर में। उसको बाजू की गली में जाना पड़ता है, बाजू की गली में 2 बच्चे सिर्फ, उसके बाजू की गली में 1 ही बच्चा है, उसके बाजू की गली में 3 ही बच्चे हैं। ऐसे 5-6 गली मिलके 10 बच्चे बड़ा होते हैं। ऐसा जापान है आज जापान। जापान में पॉपुलेशन कोलैप्स हो चुकी है। जापान में 10 जन है ना, 10 जन अगर घर में रहते, 6 जन बुड्ढे बुड्ढे, 6 ऐसा जन, क्यों हुआ? दादी-दादा, नानी-नाना और परदादी-परदादा, 6 जन बुड्ढे, 2 जन यंग है, 2 या 3 जन पप्पा और मम्मी और चाचा, चाचा की शादी नहीं हुई अभी, ठीक है? चाचा की शादी नहीं हुई और वो करना भी नहीं चाहते शादी और बच्चा एक ही है। ऐसा पॉपुलेशन रेशियो है मैं जापान का। 6 जन म्हातारे, 3 जन नौजवान और 1 ही जन बच्चा। जैसे तुम शिनचैन देखते हो ना शिनचैन, शिनचैन के आजू या बाजू के घर में, नोबिता के आजू या बाजू के घर में कोई रहता क्या? नहीं।
नोबिता को पहले वो प्लेग्राउंड तक जाना रहता, उधर 3 पाइप रखे वाले हैं ना कि उधर जियान उसको मारते रहता हर बार। फिर वो उधर से भी आगे गया, फिर वो शिजुका के घर पे पहुँचता, उधर से भी आगे गया डेकिसुकी का घर, फिर शहर के एक कोने में सुनियो का घर है, पूरा बंगला है बंगला। फिर जियान का मार्केट में घर है, मोंढा में घर है ना जियान का, उसके मम्मी के भाजी-पाले की दुकान पे मदद करता है ना जियान, ऐसा जापान है। उसमें कितने बच्चे तुमको हर हर फैमिली में कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। और नोबिता के तो आस-पड़ोस में जो घर है उनके बच्चे कभी नोबिता के साथ खेलने को आते हैं क्या? कोई नहीं आते क्योंकि है ही नहीं बच्चे। नहीं। 20 घर अगर जापान में 20 घर में फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक का 1 या 2 बच्चे दिखते हैं सिर्फ। तुम सोचो तुम्हारे पूरे गली में तुम और एक ही जन है, बच्चे भी नहीं दूसरे। चलो ऐसे मान लो, तुम जब अपने गली में खेलते तो तुम्हारी 5-6 जनों की एक टोली रहती, ऐसे दूसरे 5-6 जनों की दूसरी टोली रहती, वो उनके-उनके खेलते, तुम तुम्हारे खेलते। तुम जब गली से आते-जाते तुमको बच्चे दिखते तो है ना घूमते टाइम, जापान में बच्चे ही दिखते नहीं है। रेयर है एकदम बच्चे, छोटे-छोटे तुम्हारे जैसे खेलते टाइम बच्चे दिखे ना, यही रेयर है एकदम जापान में। सिर्फ स्कूल में दिखते हैं बच्चे क्योंकि स्कूल में आते हैं, इतना रेयर है। और जापान पूरा कोलैप्स हो रहा है। भैया जापान तो में घर मुझे में काम करने वाला कौन है? जापान में घर में काम करने वाले 2 ही जन है, पापा और चाचा। मम्मी घर में रहती है। मम्मी पूरी परेशान हो चुकी है क्योंकि मम्मी को 6 जनों को सँभालना है, दादा-दादी का ध्यान रखना है, नाना-नानी का ध्यान रखना है, परदादा-परदादी का ध्यान रखना है। जापान में हेल्थ बहुत अच्छी है, जापान में पॉल्यूशन रहता है क्या? नहीं, इसलिए परदादा और परदादी भी ज़िंदा रहते हैं। नाना-नानी क्यों मम्मी-पापा तुम्हारे घर में नाना-नानी आके क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मामा ही नहीं है, तुमको मामा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे जो नाना-नानी थे उनको एक ही बच्चा हुआ, सिंगल मदर तुम्हारी मम्मी जो है एक ही लड़की हुई थी उनको। उन्होंने बाद में दूसरा बेबी करा ही नहीं। तो उन्होंने सबने हम 2 हमारा एक ही करा। तो पॉपुलेशन पूरी कोलैप्स हो गई। सारी की सारी पॉपुलेशन क्या होती चली गई? नष्ट होते चली गई। और आज ऐसी स्थिति है, इतने कम बच्चे देखने मिलते हैं और सबको मालूम है जापान में कि और 20 साल बाद परदादा-परदादी मर जाएँगे, दादी-दादा, नानी-नाना मर जाएँगे। फिर घर में कितने जन बचेंगे? पापा और मम्मी और चाचा बूढ़े हो जाएँगे तब तक 20 साल बाद और तुम बड़े बनोगे। अकेले रहोगे ना तुम अकेले। है ना? अकेले बचोगे तुम और अकेले को तुमको कितने जनों का ध्यान रखना पड़ेगा? 3 जनों का। तुम्हारे पापा का, तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे चाचा का। वो भी बूढ़े वाले, तीनों जन का ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। ठीक है? और भाव बढ़ते जा रहे हैं, महँगी बढ़ती जा रही है चीज़ें। चाचा ने शादी नहीं करी कभी। जापान में ऐसा है, जापान में आज का यूथ ऐसा है उनको शादी ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? क्योंकि उनको खर्चे नहीं परवड़ रहे। अकेला कोई अगर तुम्हारा चाचा भी तो काम करने जाता है ना, लेकिन चाचा काम करने जाता है तो चाचा को महीने के 5,000 रुपए मिलते हैं और घर का खर्चा महीने का 20,000 रुपए। पप्पा काम करने जाते हैं उनको 16,000 रुपए मिलते हैं। चाचा काम करने जाता है उसको 5,000 रुपए मिलते हैं। 16,000 और 5,000 कितने हो गए? 21,000 और घर का खर्चा 15,000 है मान लो। 21,000 में से अगर हर महीने के 15,000 घर में खर्च हो रहे तो कितने बचे? 6,000। 6,000 में तुम्हारे दादी-दादा का दुखना, बच्चे की स्कूल की फीस, एक ही बच्चा है तो उसकी स्कूल की फीस, दूसरा बच्चा हो गया तो उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? फिर नानी-नाना का खर्चा, परदादा-परदादी की इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टर के पास लेके जाओ, शुगर का इंजेक्शन लो, इंसुलिन का इंजेक्शन लो। इतनी सारी एक-एक गोली, एक-एक इंजेक्शन 2-2 हज़ार रुपए में आता। 6,000 में से 2,000 तो एक इंजेक्शन में चल जाता महीने का। कौन खर्चा अफ़ोर्ड करेगा फिर इतना? इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं लोग जापान में, क्योंकि बच्चा हुआ तो बच्चा मतलब उसको बच्चे को मर्डर थोड़ी कर देंगे, स्कूल की फीस नहीं भर सकते, सॉरी बेटा क्या है? अच्छा, मार दे ऐसे करेंगे क्या? नहीं, लेकिन इंडिया क्या है इंडिया एकदम वाइब्रेंट पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में किधर भी जाओ, पूरी दुनिया में। अगर तुम अमेरिका में गए ना, तो तुमको दादी-दादा, मम्मी-पापा दादी-दादा, नानी-नाना फिर मम्मी-पापा दिखेंगे, उधर चाचा-चाची साथ में नहीं रहते। पहले लोग अमेरिका में साथ में रहते थे, फिर बाद में तुमको मालूम है ना, अमेरिका में वो क्या करते हैं, उनके बच्चे बड़े हुए क्या घर छोड़ के चले जाओ, अपना-अपना अलग-अलग रहो। एक आध ही बच्चा उनके साथ रहता है, ऐसा आणि अभी अभी अमेरिका में अच्छा है, अमेरिका में उनके 3 या 4 या 5 बच्चे रहते हैं, अमेरिका में। तो उनकी बहुत बड़ी फैमिली रहती है, उनके दादी-दादा अलग घर में रहते हैं। हाँ, सामने सामने के घर में अलग घर में रहते। फिर इधर मम्मी-पापा का अलग बंगलो रहता। फिर उनके जो बच्चे बड़े हो गए, वो बच्चे अलग घर में रहते। तो अमेरिका में इतने इतने घर है क्या उनके पास में? हाँ, उनके पास जगह-जगह है। उनकी इतनी पॉपुलेशन है क्या? इंडिया से 3 गुना बड़ी साइज़ है अमेरिका की, लेकिन 3 गुना छोटी पॉपुलेशन है। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं ना, इसके 3 टुकड़े करो तो 150 के 3 टुकड़े करो, 50 करोड़। अमेरिका में इससे भी कम लोग हैं। करो। और इंडिया की साइज़ है ना इंडिया की साइज़ है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अमेरिका की साइज़ इससे 4 पट है, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। साइज़ इतनी ज़्यादा, पॉपुलेशन 4 साइज़ 4 पट ज़्यादा, पॉपुलेशन 4 पट कम, तो सबको रहने की कितनी जगह है? एक-एक जन का घर गली जितना बड़ा रहता। अमेरिका में सबके पास खुद का गार्डन रहता, खुद की खेती रहती, सबके पास 200-200 एकड़ खेती पड़े वाली अमेरिका में।
और उनके बच्चे भी कितने, अमेरिका में एक एक घर में कितने बच्चे होते हैं, एक कपल को 4-4 5-5, तो 3 बच्चे तो कम से कम रहते, 3 बच्चे। खर्चे, हाँ, खर्चे भी उठा लेते हैं वो लोग, ठीक है? अभी तक उठाता है, अब इसके बाद उधर बहुत महँगाई होने वाली है, अभी आने वाले टाइम में बहुत महँगाई है। हुँ। नहीं, वो निकाल देते म्हणजे ऐसे नहीं कि चल भाग रास्ते पे, जा रास्ते से, ऐसे नहीं। वो उनके बच्चों को अच्छे से पढ़ाते-लिखाते, वो काबिल बनाते खुद के बच्चों को। उनका बच्चा जब 16-17 साल का, जब उनका बच्चा 12-13 साल का रहता है ना, तब से स्कूल में भी भेजते। आने के बाद 2 घंटे दुकान पे काम को भी दूसरे की दुकान पे भेजते काम को। फिर उनका बच्चा हर दिन ₹200 पैसे कमाने की कदर सीखता है बच्चा, पैसा कमाना सीखता है अमेरिका में। तो जब वो पैसा कमाना सीखता है, उसको पैसे की वैल्यू समझती है, उसको समझता है कि मेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेरे मम्मी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। वो जब बच्चे को समझता है कि मेरे मम्मी-पापा कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, मुश्किल है पैसा कमाना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो ऊँचा-पाता करता नहीं। फिर वो नहीं तो अपने इंडिया में बच्चे बड़े हो गए, मेरे को आईफ़ोन चाहिए, मेरे 10th स्टैंडर्ड होने के बाद, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को स्कूटी लेके दो तुम अभी, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, जाओ, मेरे को स्कूटी चाहिए नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन को। ऐसे नाटक करते हैं ना बच्चे। अमेरिका में ऐसे नहीं रहता, अमेरिका में बच्चे काम को लगते हैं, उनको समझ जाता है पैसे कमाना कितना मुश्किल, फिर वो मम्मी-पापा के पास नाटक करते क्या? फिर 18, 19, 20, 21 साल तक वो अपने मम्मी-पापा के साथ रहते, फिर धीरे-धीरे वो बाहर मूव हो जाते उनके घर में, फिर उनकी जीवन जीते ऐसा, सारा, समझा क्या? फिर उनका घर लेते ना वो, घर बनाते खुद की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उधर घर बनाते हैं, तब तक वो दूसरे रेंट के घर पे रहते हैं, फिर कमाते ना वो, जॉब उनकी जल्दी लगती है, समझा क्या? और इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं, उनके घर में क्या रहता, एक मुस्लिम लोगों के घर में कम से कम 4 या 5 या 6 बच्चे रहते, 4 या 5 बच्चे रहते, मुस्लिम लोगों के। और हिंदू लोगों के कितने बच्चे रहते? 1 या 2, अभी तक तो 2-2 थे, अभी तो 1-1 ईच बच्चा रहता है सबका, ऐसे रहता है। अगर 1-1 ईच बच्चा रहे या 2-2 ईच बच्चे रहे, तो हमारी पॉपुलेशन कुछ बच पाएँगी क्या? और उनकी पॉपुलेशन वो मल्टीप्लाई होते जा रही है, रिप, 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 रिप। फिर एक दिन जब दिन उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, वो बोल देंगे इंडिया, पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्री, अभी यहाँ पे इस्लाम चलेगा, हिंदुइज़्म नहीं चलता, दूसरा कोई भी रिलिजन नहीं चलता, सब बैन, सब बंद। वो बोल देंगे तुम्हारे मंदिर बंद कर दो अभी। हम बोलेंगे ऐसे क्यों? वो बोलेंगे ऐसे मारूँगा ना, चल बंद कर, ठीक है? और हम कुछ कर पाएँगे क्या उस दिन? नहीं, क्यों नहीं कर पाएँगे? हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं रहेगी। पूरे लास्ट स्टेशन में 5,000 हिंदू रहेंगे और 25,000 मुस्लिम रहेंगे। ऐसा हो रहा है, मज़ाक नहीं है, ऐसा हो रहा है। ये कोठारी की चौक देखा तुमने, उधर कैसा झंडा लगाया वाला उन्होंने, उधर उन्होंने ड्रम लगा दिया, टीपू सुल्तान चौक, उन्होंने उनका झंडा लगा दिया। ऐसा इल्लीगल रहता है, लेकिन पुलिस भी डरती है उनसे, क्योंकि पुलिस कितनी लाशों में 20 इंच पुलिस वाली, और वो कितने सारे, और पुलिस को मालूम है कि हम अगर उनका झंडा निकालने को गए, तो वो हम पे हमला कर देंगे, यानी हमको बचाने के लिए हिंदू लोग भी नहीं आएँगे, वो फट्टू लोग हैं सारे के सारे, डरपोक लोग हैं सब हिंदू लोग, निस्ते मिरवणूक में नाचते, बाकी कुछ नहीं आता हिंदू लोगों को, पुलिस को मालूम है। फिर यानी हमारे ऊपर अगर वो कुछ करे, तो पुलिस नहीं आती हमको बचाने को, और हमारे हमें हम में से कोई हिम्मत करके उनके वाले पे कुछ कर दे, तो पुलिस आने के पहले वो लोग संगठित होके, एकजुट होके हमको धोके निकालते। ऐसी हालत है हमारी। हम लोग डरपोक है सबके सब, कुछ करते नहीं हम, ऐसे, और हमारी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही। हम हमारे बच्चों को, हिंदू लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते, तुम्हारे मम्मी-पापा भेजते हैं तुमको? रिकामे काम को लगाते क्या? चल भांडे घस, चल वो जार लेके आ, चल ये गाड़ी खराब हो गई, चल इसका पंक्चर निकाल के ला गाड़ी का, चल बाइक का क्लच खराब हो गया, चल क्लच सुधार के ला। ऐसे तुम्हारे पापा भेजते तुमको काम को? उनके उनके वो आते स्कूल में, दिखते कभी स्कूल में? क्यों नहीं दिखते? वो है नहीं इसलिए नहीं दिखते, नहीं, वो उनके मदरसे में जाते, वो कुरान पढ़ते, बस उनकी एक ही बुक पढ़ते हो, 2-3 घंटा स्कूल को जाते उनके, उधर साइंस मैथ हिस्ट्री इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ते हो, बस इतना सीखते। बड़े होने के बाद में हिंदू लोगों को कब्जा कर लेने का है इनके सब पे, इनके ये हिंदू लोगों को अच्छे से पैसा कमाने दो, बड़े बड़े घर बनाने दो, फिर एक दिन अपन सारे खींच लेंगे इनसे, बड़े बड़े इनके बंगले छीन लेंगे इनसे, बनाने दो इनको अच्छे से आराम से, अच्छा बना, बड़ा बड़ा बना, सोफा अच्छा बना, बड़ा बना, एकदम फिर छीन लेंगे एकदम। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे बस वो, हाँ, जिसकी संख्या ज्यादा रहती है वो उसकी चलाता है। ये हम में नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं, लेकिन वो लोग ऐसे थे। वो उनकी संख्यावाद में मानते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा उनकी चलाते, वो बहुसंख्यावाद में मानते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म में। जिधर जिधर इतिहास में जिस देश में उनकी संख्या 40% से ज्यादा हुई है, अगर 30%, अगर 100 लोग इंडिया में रहते हैं, 30 जन मुस्लिम रहते थे, तो फिर वो हमसे झगड़े करते थे हटकुन से, ठीक है? हमको जानबूझ के लाइन में खड़े रहते थे, धक्का देते थे, हमने कुछ बोला कि लगे उनके 5 जना के दादागिरी करते थे,
जब उनके 40 जन हो जाते, 40%, 100 में से 40, उस टाइम पे वो बहुत सारे जिस गाँव में वो ज़्यादा है, वो खुद का गाँव घोषित कर देते। लासुर का नाम बदल के इस्लामपुर कर देंगे, फैज़ाबाद कर देंगे, लासुर का डायरेक्ट नाम बदल देते हो गाँव का। जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उनका सरपंच बनता है तब उस टाइम पे। फिर धीरे-धीरे वो सब मंदिरों पे, मठों पे, स्तूपा पे सब बंद कर देते, वो सब कुछ धीरे-धीरे। मूर्तियाँ तोड़ देते वो। अफ़गानिस्तान में भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ थी, उन्होंने तोड़ दी सारी, पूरी की पूरी बम लगा के उड़ा दी उन्होंने। पहले अफ़गानिस्तान में हम ही लोग रहते थे, हमको भगा दिया वहाँ से उन्होंने। फिर पाकिस्तान में हम रहते थे, सिंध में, वहाँ से हमको भगा दिया। पाकिस्तान में तुम जूने पाकिस्तान में जाओ ना, लाहौर में, मुल्तान में, उधर ऐसे दुकान पे लिखे वाला रहता है, ऊपर छोटे से जूने पुराने घर पे जय श्री राम, जय जिनेंद्र ऐसे लिखे वाला रहता है। वो सारा खराब हो गया, अभी सड़ गया वो। उधर नीचे उन्होंने उनके ठेले डाल के रखे वाले, पूरे घर पे कब्जा कर लिया उन्होंने। अब वो लोग रहते हैं उधर। 50 साल पहले हमारे परदादा, परदादी उधर से भाग के आए सबके सब। जब वो छोटे-छोटे बच्चे थे ना तुम्हारे परदादा, तब 50, 60, 70 साल पहले भाग के आए थे पाकिस्तान से सब इधर, इंडिया में, ऐसे। आणि अभी अभी इंडिया में, अभी इंडिया से भाग के किधर जाएँगे अपन? समुद्र में उड़ी मारेंगे अभी? कौन से देश में जाएँगे? सब उनके च आजू-बाजू में। इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश किधर जाएँगे? अमेरिका में जाएँगे, अमेरिका में भी वही बढ़ रहे हैं। अमेरिका के गोरे लोग अपने को आने नहीं देते, बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही रहते। क्रिश्चियन लोग भी अपने को सहन नहीं करते। ये मुसलमान अपने को चाकू से मारते, तलवार से मारते। अमेरिका के गोरे लोग अपने को बंदूक से उड़ा देते हैं, डायरेक्ट हेडशॉट, पट्टे से हेडशॉट उड़ा देते हैं अपने। फिर किधर भागेंगे अपन? बोल कौन सा घर है अपना? समुद्र में उड़ी मारेंगे अभी अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। इंडियन ओशन में उड़ी मार के मर जाएँगे अपन फिर। हुँ? बंगाल भी चले जाएँगे अभी। बंगाल में 40% मुस्लिम है। अभी बंगाल अपने इंडिया से टूट जाएगा 10-20 साल के अंदर। देखो, तुम जब बड़े होंगे, समझदार बनेंगे ना तुम, फिर न्यूज़ आएँगी एक दिन बंगाल के सारे मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया है, सारे पुलिस वालों को मार डाला है, इंडियन आर्मी को घुसने नहीं दे रहे और ब बंगाल को तोड़ के बांग्लादेश में मिक्स कर दिया डायरेक्ट, अलग कंट्री में। देखना तुम अभी 20 साल में, 15 साल में। कश्मीर में ऐसे ज किया उन्होंने। कश्मीर में हमारे कश्मीर में जाओ, हमारे पूरे घर खाली पड़े वाले, जो लोग उधर रहते थे ना अपने हिंदू लोग कश्मीर में, कोई नहीं रहता अभी। सब भाग के आ गए। वो इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिमाएँ थी, इतने बड़े-बड़े मंदिर थे हमारे, खंडर है सबके सब अभी खंडर, जंगली घास उगे वाली वहाँ पे, पड़े वाला है, सच बंदर पड़े वाला है, कोई नहीं जाता उधर अभी। डरपोक लोग हैं हम, संगठित ही नहीं होते हम कुछ करने को जाए कि हमारे बाकी के लोग क्या बोलते हैं, "ऐ उचापात्या नको करू, शांत बैस, कुछ भी नको बोलू." तुला माहिती आहे का काय होतं? सब डरपोक लोग हैं हमारे, बड़े लोग, कुछ करने ही नहीं देते। कुछ करने को गए तो भी खुद तो नहीं करते, कुछ करने गए तो भी करने नहीं देते। ऐसे लोग, ऐसे में चापन नहीं पड़ जाएँगे, खत्म। लोग ऐसे सपने देखते रहते हैं कि जब वो बढ़ जाएँगे तब अगला छत्रपति शिवाजी महाराज का डबल जन्म होगा। अरे काय जन्म होगा? तुम क्यों नहीं बनते शिवाजी महाराज? तुमने बनने का ना, ये सपने नहीं देखने के, क्या झाड़ है? सबसे पहले तो तुमने क्या करना, उनका आर्थिक बहिष्कार करना, उनके दुकान से सामान नहीं खरीदना। तुम उनके दुकान से सामान खरीदते तो उनको पैसा मिलता, वो पैसा किधर देते? वो मौलाना को मदरसे में पैसा देते, हथियार बनाने के लिए, चाकू-छुरी बनाने के लिए, उसके लिए पैसा देते, दगड़-गोला करने के लिए, पेट्रोल बम बनाने के लिए। तुम पाकीज़ा पे जाते, पैसे उनको जाते। वो पैसे से सारा इधर का काम करते। दम-दम से, और वो शांति से प्लानिंग करते, सबसे मीठा-मीठा रहते हो, अच्छा रहते हो। ऐसे जो कश्मीर में जो हमारे हिंदू लोग इतने सारे कश्मीर से भाग के आ गए, तो क्यों भागे वो? मारने वाले कौन थे? पाकिस्तान से आए थे क्या? नहीं, सब उनके बचपन के दोस्त थे, जिनके साथ वो खेलते थे गली में। उनके दोस्तों ने मार-मार के भगा दिया उनको। उनके बच्चों को गोली मार दी, उनको गोली मार दी, उनके पापा को उनके सामने गोली मार दी। ऐसे, ऐसे च रहता है सारा। ये असली दुनिया है। बस तुमको ये बताते नहीं, और कोई बताने को जाए तो डर लगता है। तुम्हारे घर वाले सुनते नहीं। ऐसे ज गेम हो जाएगा हमारा। चलो आगे लिखो अब तुमको मैं। चलो आप सब जन ये लाइन लिखो जल्दी से। प्लांट्स वाली 3 लाइन लिखो ये पूरी फटाफट से। तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। बाजीराव पेशवा जैसा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, वीर सावरकर जैसा। वीर सावरकर ने ये सब कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जाग जाओ, खुद के बच्चों को ट्रेनिंग दो, स्कूल में पढ़ाओ भी और हथियार भी चलाना सिखाओ। तो वीर सावरकर को जेल कर दी थी अंग्रेजों ने, 27 साल तक। रोज उनको डोरी से बांधते थे उनके हाथ पैर, और उनको इतने कोड़े मारते थे पीठ पे, इतने सब मारते थे पीठ पे। कोड़े नहीं, पता क्या, रबर का पट्टा रहता है। ट्यूशन की ब्लू छड़ी याद है क्या? कैसी लगती थी याद है क्या?
हाँ, तो वैसी हाँ भैया। 10 फुट बड़ी छड़ी सावरकर के पीठ पे रोज़ 100 बार मारते थे, पीठ पे, हो रोज़। गए भैया। उनको चावल देते थे ना खाने को, तो उस चावल में आलई डाल के रख देते थे सारे, आलई, सफ़ेद कलर की, ऐसा खाना देते थे उनको। समुंदर का खारा पानी देते थे पीने भैया। को उनको हफ्ते में 4 दिन। ऐसी हालत कर दी थी सावरकर की, क्योंकि सावरकर ने पूरे हिंदू समाज को जगाने की कोशिश की थी। और सावरकर को ऐसे जेल में रखा था, उधर इत्तू सी लाइट भी नहीं आती थी, इतना जेल था वो। ये लकड़ी के रैक से लेके इत्तू सा। ये डिजिटल बोर्ड है क्या इतना? मैं जितने एरिया में बैठे वाला हूँ क्या? ऐसी एक लाइन खींच दो, मैं उसके घर नहीं आऊँगा। उधर एक दरवाजा था, उस जेल में सोने का, उधर इस कोपरे में टॉयलेट है, उधर इस बेसिन में पानी है, वो पीने का, अंधेरा, पूरा अंधेरा। 27 साल तक ऐसे जेल में थे। और रोज़ सुबह उनको पकड़ के लेके जाते थे, सबके सामने ग्राउंड पे उनको हाथ-पैर बाँधते थे उनके, और सबके सारे बाकी कैदियों के सामने उनको मारते थे ज़ोर-शोरों से, 27 साल तक। ऐसे वीर सावरकर थे। उनको टॉर्चर करते थे, मुस्लिम बन जा, वो बनिस नहीं, लास्ट तक नहीं बने, मरते टाइम नहीं बने। और बाद में जब उन्होंने बाद में दर्शन लिए, तो संथारा पता है क्या तुमको? संथारा, जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि रहते हैं ना, वो हो अपने गए जीवन भैया। का अंत ऐसे संथारा से करते हैं। वो उपवास करते हैं, उपवास, बहुत उपवास करते हैं। फास्ट, जल त्याग देते हैं, खाना त्याग देते हैं पूरा का पूरा। और फिर उनके उनकी जो आत्मा रहती है, उनके शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो सावरकर जब बाद में इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया आज़ाद होने के भी कितने तो भी दिनों बाद में उनको, सावरकर को जेल में से निकाला, उस दिन नहीं निकाला। इंडिया आज़ाद होने के टाइम से पहले, थोड़ा-सा पहले निकाला था। और ये कोई नेहरू, गांधी, कोई उनको बचाने को नहीं आया, सावरकर को बचाने को। कोई नहीं आया उनको बचाने को। नेताजी और सावरकर के वजह से इतने सारे क्रांतिकारी बने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, ठीक है? आनंद कानेरे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब सावरकर के स्टूडेंट थे, ये सब के सब। सावरकर को जेल में बंद करके रखा था ना, उधर वो भिंत पे अपने नाखून से कोर-कोर के बुक लिखते रहते थे। है ना? वो अपने विचार लिखते रहते थे। कि एक दिन हमारा भारत आज़ाद होगा, एक दिन ये सब मुगल और ये सब अंग्रेज यहाँ से खदेड़ दूँगा दूँगा मैं इनको, यहाँ से सबको भगा दूँगा यहाँ से, इस लिखते रहते थे। और उनको इतना टॉर्चर करते थे ना, तो बाकी के जेल में जो कैदी थे उनको बोलते थे, "यार तू मुस्लिम बन जा ना, फिर वो तेरे को मारेंगे नहीं ना, ऐसा काहे को टॉर्चर काहे को सहन करता?" बोलते थे, "मैं मर जाऊँगा, पर मैं कभी भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ूँगा, कभी भी मेरा धर्म है, जिसमें मैं जन्म लिया है मैंने, जिसमें मेरे माता-पिता ने मुझे जन्म दिया है, मैं कभी नहीं छोड़ूँगा उसको।" ऐसा, इतने खतरनाक थे सावरकर। बाद में बुढ़ापे में उनकी एकदम हालत खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी कोई, उनको सरकार से पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं। उनके बड़े भाई को मार डाला, मुस्लिमों ने मर्डर कर दिया उनके बड़े भाई का, डायरेक्ट रास्ते पे सबके सामने, डायरेक्ट तलवारों से काट के, ऐसे। फिर भी वो कुछ नहीं कर सके, वो जेल में बंद थे। उनका बच्चा मर गया, उनकी मम्मी मर गई, उनके पापा मर गए, जब वो जेल में बंद थे तब। उनको आने भी नहीं दिया, अपने मम्मी की अस्थियों को भी गंगा में वो सिर्फ विसर्जित करने के लिए भी नहीं जाने दिया उनको। सावरकर को ऐसा टॉर्चर करा था सावरकर को। लेकिन देखो वो व्यक्ति तो तब मर गया, लेकिन आज भी ये इतने इतने उनकी किताब पढ़ता है ना कोई, सावरकर की, जो उन्होंने जेल में लिखी थी, और बाद में वो, फिर वो बुक बाहर आने के बाद में सावरकर ने बस एक बार सुनाई, तो एक जन स्पीच लिख रहा था पूरा, और बाद में उसने पूरा अच्छे से टाइपिंग करके पब्लिश किया। उसके उसको बोलते हिंदुत्व, माझे माझी जन्मठेप, ऐसे नाम है उस किताब का, सावरकर की किताब का, माझी जन्मठेप। हाँ, है ना, पीडीएफ फ्री में मिल जाता है गूगल पे। उस 60-70 पेज की किताब, 60 पेज की किताब है, तुम्हारे स्कूल की टेक्स्ट बुक से भी इतनी सी पतली सी। उस किताब को पढ़ के कितने सारे लोगों में ऊर्जा भर जाती है आज भी, ऐसे। तो मोदी जी भी जब तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चे थे ना, नरेंद्र मोदी, उन्होंने वो पढ़ी थी, गुजराती लैंग्वेज में पढ़ी थी उन्होंने, माझी जन्मठेप, सावरकर की किताब। उस समय मोदी जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं मेरा घर-द्वार छोड़ के पूरा मेरा जीवन देश के लिए लगा दूँगा सारा। और एक दिन ये अमेरिका के लोग खुद को बहुत ऊँचा समझते हैं ना, एक दिन ये सारे अमेरिका के लोग लाइन में लगे होंगे इंडिया का वीज़ा लेने के लिए, इंडिया में आने के लिए। ऐसे ही कर दूँगा। आज वैसे हो रहा है सारा। का नाम क्या है? माझी जन्मठेप, मराठी में नाम है माझी जन्मठेप। ये लिखा तुमने? चलो फिर अगला लिखो। ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना है तुमको। हेडिंग लगाओ पहले, फोटोसिंथेसिस। इधर हेडिंग नहीं दी वाली है, तुम लोग हेडिंग लगाओ, फोटोसिंथेसिस। अंग्रेज लोग उनको बोलते थे कि ये सबसे खतरनाक मानुष है जिससे हम मिले। अंग्रेज लोग और किससे नहीं डरते थे जितना सावरकर से डरते थे। सावरकर को जेल में डालने के बाद में जो उनका अंग्रेज लोगों का जज था ना, उसने उनको जन्म 2 जन्म का कारावास बोला था। म्हणजे 2 जन्म का कारावास म्हणजे 200 साल जेल में। कोई व्यक्ति 200 साल जिंदा भी रहता है क्या?
रहता कोई 200 साल जिंदा। पर सावरकर को रखा था, 200 साल की सजा हुई थी उनको, 200 साल जेल। हम सुनते ना 5 साल की जेल हो गई, 10 साल की जेल हो गई। सावरकर को 200 साल की जेल की सजा दी थी उन्होंने, कि सावरकर मर जाएगा और अगले जन्म में किधर आया तो भी उसको उठा के वापस जेल में डाल देंगे। सावरकर बोलता था ना, तुम मेरे को फांसी पे लटका दो, फिर भी अगले जन्म में आके तुमको ठोकूंगा मैं। गांधी जी उसको बोलते थे, नहीं नहीं, हमको अंग्रेजों से अच्छा रहना चाहिए, हम उनसे अच्छा रहेंगे तो ही जो वो भी हमसे अच्छा रहेंगे। सावरकर बोलता था, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो चाकू लेके अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के निकाल देंगे, गला फाड़ देंगे अंग्रेजों का, और भारत माता को मुक्त करेंगे गुलामी से। इतने। और सावरकर के विचार सुन के इतना प्रेरणादायी लोग, इतना, हमारे ट्यूशन के भी जो सबसे बड़े बड़े बच्चे ना 12th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इंजीनियरिंग में, उनमें से कितने सारे बच्चे तो सावरकर की बुक पढ़ते। मैंने पढ़े वाली आंटी, जब मैं तुम्हारे जैसे छोटा बच्चा था मेरे को सुनाते थे ना माझी जन्मठे, रोज रात में आंटी मेरे को 1-2 पेजेस पढ़ के सुनाते थे। तुम भी तुम्हारी मम्मी को बोलो, तुम्हारी मम्मी भी पढ़ेगी और तुमको भी सुनाएंगी। तुमने खुद ने पढ़ना, माझी जन्मठे। 2 मिनट और। दिवाली के बाद पढ़ूंगा तुमको, होमी बाबा के बाद माझी जन्मठे पे एक दिन क्लास रखूंगा उस पर, तुम रोएंगे वो पूरी बुक पढ़ के। इतना टॉर्चर किया था ना उनको, इतना टॉर्चर किया था सावरकर को, जैसे संभाजी महाराज को टॉर्चर किया था ना वैसे ही एकदम। छावा मूवी में तो कुछ भी नहीं दिखाया, इतना टॉर्चर किया था छत्रपति संभाजी महाराज को। नहीं, कुछ नहीं दिखाया। ऐसे गरम तलवार लाते थे वो, गरम तलवार, तुमने गरम चाकू से थर्माकोल काटा है क्या कभी? सबकन कटता है एकदम फास्ट में। ऐसे संभाजी महाराज के लिए वो गरम तलवार से औरंगजेब जो है गरम तलवार लाता था और उनकी स्किन फाड़ के निकालता रोज, ऐसे स्किन के साल्टे निकालता था रोज। रोज उनको बोलता था हिंदू धर्म छोड़ दे, इस्लाम कबूल कर ले। लास्ट में तो उन्होंने संभाजी महाराज के पूरे टुकड़े के टुकड़े 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 कर दिए थे। संभाजी महाराज का कभी भी शव नहीं मिला, बॉडी नहीं मिली, डेड बॉडी। उनके बारीक 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 टुकड़े काट दिए थे कुत्तों को खिलाने के लिए संभाजी महाराज के, लास्ट में उन्होंने, और फेंक दिए थे वहां पे। फिर जब वो औरंगजेब की सेना वहां से चली गई, फिर उस गांव के जो लोग थे, सारे डरे हुए लोग थे जो बीच में नहीं आ सके इतने दिन, वो सब लोग आए, उन्होंने वो टुकड़े उठाए सारे, और उन टुकड़ों को, एक संभाजी महाराज के जैसे शर्ट और पैंट रहता था उनका, जो यूनिफॉर्म रहता था, उन टुकड़ों में से उन्होंने जचाया, सुई धागे से उन्होंने वो सारे टुकड़े जोड़े वापस, सुई धागे से सी सी के। और फिर संभाजी महाराज के जितना शव उनको मिल पाए, वो टुकड़े टुकड़े मिल पाए उनको, उसका अंतिम संस्कार किया था उन्होंने अग्नि में। ये कुछ बात है। वो फाड़ दो। सब डरते हैं ना, क्यों डरते हैं? भैया हम समझ। वो तभी फाड़ सकते हैं जब हमारा पूरा समाज इकट्ठा इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, बच्चा बच्चे को मालूम रहे, पूरे बच्चे में यूनिटी रहे, पूरे बड़े लोगों में यूनिटी रहे, हमारे पूरे समाज में यूनिटी रहे, और सब लोग बोले कि आज 9 बजे उतरेंगे, सबके सब रास्ते पेन फाड़ देंगे। एक एक जाने से होता है क्या? एक अकेले से सबको एक साथ उतरना पड़ता है। तुम बच्चे कम से कम इतना कर सकते हो, तुमने ध्यान रखना, तुमने और तुम्हारे मम्मी पापा को तुमने बोलना उनसे कुछ भी सामान नहीं खरीद, रविवार के बाजार में उनकी दुकान से फल नहीं खरीदना, उनकी दुकानों मेरा से भी है। कपड़े नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं, पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करना उनका, फिर वो सब नीट हो जाते, फिर ऐसे रोते वो लोग भिखारी है। अपने जो उनको पैसा देते हैं, अपन उनको बलवान बनाते हैं, खुद के शत्रु को कोई बलवान बनाता है क्या? नहीं बनाना चाहिए। कभी भी उनके दुकान से जरा सा भी एक भी चीज नहीं खरीदना, 2 दुकान ज्यादा ढूंढना, और उनके दुकान से कुछ नहीं खरीदना, कभी भी नहीं खरीदना। और ये बोल के नहीं बताना, शांति से काम करना। वो लोग बोलते हैं क्या? वो हमको एड़ा बनाते हैं, वो लोग दिखाते हैं कि वो हमारे दोस्त है, उसको अल तक किया, उनको बचपन में पढ़ाया जाता है कि जब हमारी जनसंख्या कम है, मतलब उनकी जनसंख्या जब कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तब हिंदू लोगों से अच्छा अच्छा रहना, मीठा मीठा रहना, दोस्त बन के रहना। और जिस दिन जनसंख्या ज्यादा हो जाती है उनकी, फिर वो अपने असली रंग दिखाना चालू करते हैं। उनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है सारी। तुमको पढ़ाते क्या स्कूल में ऐसा? तुमको साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाते, हिंदी, मराठी? तुम्हारे इंडिया, हमारे इंडिया में जापान जैसी हालत तो नहीं है। हमारे इंडिया में अब लोगों की संख्या काफी है, हमारी युवा पीढ़ी, हिंदू युवा पीढ़ी काफी है, लेकिन हमारे हिंदू युवा पीढ़ी में शत्रु बोध जरा सा भी नहीं है।
देशभक्ति जरा सी भी नहीं। हो तुम गया बच्चों को भैया। पूछो तुम देश के लिए जान दे दोगे क्या, तो बस बच्चे हाउ हाउ बोलने को बोलते हैं। जब संकट की घड़ी आती सब डर के भागते। शत्रु बोध नहीं है हमारी पीढ़ी में कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कोई बताने कोई तैयार नहीं। उनके बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं बड़े होके तुमको मारने के लिए। तुम क्या कर रहे? सॉल्यूशन रहे कि हम सब एकजुट रहे। हम हमारे समाज में किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऐसा ना समझे। हम सबको एक बराबर समझे और एकजुट रहे। और उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करें। हम उनके दुकान से एक कौड़ी भर का 1 रुपए का सामान नहीं खरीदना। फिर वो देखो रोते रोते सीधे हो जाते हैं सीधा। हमने हमारे ही दुकान से खरीदा। उनके लोग लेंगे ना, तब लेंगे ना जब पैसे। उनके लोग क्या शेरवानी खरीदने जाते क्या महंगी महंगी? पैसे से नहीं। उनके लोग क्या पिक्चर देखने जाते क्या? उनके लोग क्या महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ने के डालते हैं क्या बच्चों को? पैसे से नहीं उनके पास। उनके लोग क्या बहुत अनाज खरीदते क्या, बहुत चावल किराना सामान खरीदते क्या, बिस्किट बिस्किट? पैसे से नहीं उनके पास। उनका सब कुछ हमारे वजह से चलता है। हम उनको देते हैं इसलिए उनका चलता है, इसलिए इतने फॉर्म में रहते हैं। हम जो उनके दुकान से सामान खरीदते हैं, वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए तो आई लव मोहम्मद का बैनर बनाने का पैसा आता है उनके पास में 200 रुपए 300 रुपए, नहीं तो वो भी नहीं रहता उनके पास। हम धर्म कैसे बदल सकते? मतलब किसका? हमारा खुद का। तो उसके लिए फिर हमको कलमा बोलना पड़ता है इस्लाम का। इस्लाम का मंत्र रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसका मतलब ऐसे रहता है, वो माइक से चिल्लाते रहते हैं ना पास टाइम। सुना है तुमने भोंगे पे चिल्लाते रहते हो पास टाइम? वो ये बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही भगवान है, उसके अलावा ये तुम्हारा राम कृष्ण, तुम्हारे तीर्थंकर, तुम्हारे गुरु सब ये बकवास है, ये कोई नहीं रहते, सिर्फ अल्लाह ही एक अकेला भगवान है। और ये तुम्हारे जितने भी हनुमान बिनुमान ये सब टाइम पास है, सिर्फ मोहम्मद ही अल्लाह का संदेशक है। अल्लाह भगवान है और अल्लाह का फरमान लेके मोहम्मद आया। इसमें ही मानने का, दूसरे में माना मूर्ति की पूजा की, फोटो की पूजा की, नहीं चलता ऐसे। और फिर तुमने अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, फिर लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं भेजते वो। हमारे इधर घर के बाजू में एक लड़की रहती है, उसकी उम्र अभी 15 साल है, उसको बेबी हो गया अभी, उसकी शादी हो गई जब वो 14 साल की थी, पिछले साल उसकी शादी हो गई। इस साल उसको बच्चा हो गया, 15 साल की अभी। अगर वो पढ़ाई लिखाई करती तो वो 10वीं में रहती थी अभी, 10th स्टैंडर्ड में रहती थी वो अभी। जब वो 9th में थी उसके पापा ने तो उसकी शादी करा दी। हाँ। तो कोई पुलिस नहीं आता उनको पकड़ने को, कुछ नहीं, सब डरते। क्यों? वो एक तो से थे अभी, लेकिन उनमें एकता वोट है। कोई पुलिस वाला आता तो सब उनके पूरी कम्युनिटी एक साथ आ जाती। हमारी कम्युनिटी आती एक साथ नहीं। हमारी कम्युनिटी नहीं थी, शिव जयंती को रामनवमी को नाचने को जाती नहीं थी डीजे के सामने, बाकी कुछ काम करने को बोलो तो कुछ काम करने को नहीं आती हमारी कम्युनिटी। करना पड़ता है, पूरा जीवन खपाना पड़ता है, देना पड़ता है, संघर्ष करना भैया पड़ता है, इतनी आसानी से पर नहीं आती। निराश नहीं होना पड़ता कभी, काम करना पड़ता है। निराश हो गए, तुमने बोला जान दो, हमारे लोग सुनते ही नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं इस लाशू छोड़ के चले जाता, मरो तुम यहाँ से, मैं चल जाता अमेरिका रहने को। ऐसे नहीं चलता, संघर्ष करना पड़ता है। निराशावादी नहीं रहना कभी भी, हिंदू कभी भी निराशावादी नहीं रह सकता। जब हमारे पास इतनी विकट परिस्थिति थी हमारी, तब वो कवि कलश है क्या, जो संभाजी छावा मूवी में थे, है ना? संभाजी महाराज लास्ट में चिल्लाए थे, है ना, तुम नमक हो। याद है क्या वो कवि कलश? वो कवि कलश संभाजी महाराज जब छोटे से बच्चे थे ना, तब से कवि कलश छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में काम करते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने कहा था कि काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत सबकी होती। उन्होंने बोला था अगर शिवाजी महाराज नहीं रहते तो काशी में जो महादेव का मंदिर है काशी विश्वेश्वर, वो भी मस्जिद रहता। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वो भी मस्जिद रहता। और पूरे भारत के जितने हिंदू है सब मुसलमान बन चुके होते, अगर सिर्फ एक अकेला छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहा होता तो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के से जो लड़ाई की, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा इंडिया जीत लिया क्या? नहीं। शिवाजी महाराज तो पूरा महाराष्ट्र भी नहीं जीत पाए थे। वो महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा पट्टा है वहां से तेलंगाना तक एक छोटा सा साम्राज्य जीत पाए थे। लेकिन शिवाजी महाराज मुगलों से, औरंगजेब से जो भिड़ते थे ना, उसके वजह से हिंदू लोगों में आत्मविश्वास आया, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ सकते हैं। उसके वजह से धीरे 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 पूरे देश का हिंदू शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद पूरे देश का हिंदू इतने समस्त संख्या में जागा, इतने समस्त संख्या में। और हिंदू ऐसा उठ खड़ा हुआ कि हमने मुगलों की नस्लें खत्म कर दी। उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य घुटने पे ला लिया हमने।
और इतना बस इंडिया वापस नहीं लिया हमने पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक वापस ले लिया था सारा का सारा। ठीक है? वो एक एक व्यक्ति लगता है ऐसा, बाला साहेब ठाकरे जैसा, योगी आदित्यनाथ जैसा एक व्यक्ति लगता है, एकदम सूरमा। निराशावादी नहीं रहना कभी भी, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश भैया बिल्कुल नहीं होना, काम करना। जो होगा वो भैया परमात्मा पे छोड़ देना, तुमने निडर होके काम करना, लेकिन बुद्धि से काम करना। एक अकेले ने कभी भी नहीं भिड़ना। एक अकेला भिड़ोगे तो मर जाओगे, तुम मर जाओगे तो बाकी सब डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो पूरा समाज डर जाएगा, तो बाकी का समाज काम नहीं करेगा। सबको जोड़ने पर काम करना, एक एक घर पर जाना। इसलिए मैं तुमको बोला था ना, पाड़वे के दिन, ये दशहरा के दिन 10 घर पे जाओ कम से कम। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा को मालूम पड़ता है तुम हमारे बच्चे का ये दोस्त है, ये कहाँ पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, पहचान बढ़ती है। पहचान बढ़ती तो तुम इस बार दशहरा को उनके घर पे गए, अगले साल वो भी तो उनके बच्चों को तुम्हारे घर पे पैर पड़ने भी देंगे। इससे हमारा समाज एकजुट होता है धीरे धीरे धीरे। अभी पाड़वा आएगा ना, दीपावली का पाड़वा, पाड़वे के दिन भी पैर पड़ने जाते हैं ना, तो तुम अपने बस तुम्हारे तुम्हारे घर पे नहीं जाना, तुमने 10 और दोस्तों के घर पे जाना, तुम्हारे जो स्कूल के दोस्त है जिनके घर पे तुम कभी नहीं गए, 5 तो भी कम से कम 5 न्यू घर पे जाना, जो तुम्हारे समाज के नहीं, दूसरे समाज के, लेकिन हिंदू समाज के, उनके घर पे जाना तुमने। ठीक है? उन कम्युनिटी की बॉन्डिंग बढ़ती है इससे। तुमने हमारे ही लोगों की दुकान से सामान खरीदना, हमारे भी इसमें तो 10 दुकान रहते हैं ना, हर इसके कपड़े के 10 दुकान, स्टेशनरी के, किताबों के 10 दुकान, कुछ भी इसके 10 दुकान रहते हैं ना, लेकिन हमारे दुकानों से खरीदना, उनके नहीं। ये शत्रुबोध और स्वयंबोध तुमने अपने दोस्तों को सिखाना स्कूल में। हनुमान चालीसा पाठ करना, एकजुट से अपने, जो तुम्हारे गली मोहल्ले में तुम्हारे जो दोस्त रहते, जो गाली गलौज करते रहते, निस्ते फोन में येड़े हुए वाले रहते, उनको सुधारना, उनको समझाना कि तू इधर फोन खेल रहा है और वो उधर तलवार चलाना सीख रहे हैं। निकल इसमें से, फोन में से बाहर कर निकल, कम से कम पैसे तो कमा, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ बड़ा तो बन। तू नहीं लड़ेगा तो जो लड़ेंगे उनके लिए तो हथियार भैया खरीदने के पैसे तो गया कर। पर ऐसा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बजरंग दल है, बजरंग भैया दल। इंडिया में हम्म। भैया इंडिया में सबके लिए रूल सेम क्यों नहीं है? क्योंकि एक रूल है जिसमें हिंदूज का, अगर हिंदूज के 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं की मिलती, ये सिर्फ हमारे लिए लागू होता है, उनके लिए अलग नियम है, उनके अलग कानून चलते हैं, हमारे जॉब अलग नहीं मिलती, कानून। तो ये मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं है भैया? क्यों? फिर उसके लिए हम हिंदुओं को शक्ति